ट्रेन की पटरी पर फंसा काली बहू की बेटी का पैर। पायल नाम की एक काली सावली लड़की तेजी से ट्रेन की पटरी पर भागे जा रही थी और उसकी माँ कोमल, जिसका रंग पायल की तरह काला था, वो चिल्लाते हुए अपनी बेटी के पीछे भाग रही थी। पायल, रुक जा बेटी, सामने से ट्रेन आ रही है, रुक जा पायल। कोमल जिस पटरी पर भाग रही थी उसी पटरी पर सामने से एक तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। पायल, हट जा बेटी, सामने से ट्रेन आ रही है, पायल। कोमल चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी बेटी पटरी से नहीं हट रही थी। वो तेजी से उस ट्रेन की ओर भागे जा रही थी। क्या पायल खुद खुशी करने जा रही थी या कोई और वजह थी? आखिर क्यों भाग रही है पायल उस पटरी पर? तो इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। कोमल नाम की एक काली सांवली लड़की की शादी अजीत नाम के एक अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल चली आती है। कोमल के ससुराल में उसकी सास सुजाता और जेठ जेठानी अनीता और आलोक थे। अनीता बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी और अमीर परिवार की बेटी थी और कोमल काली सांवली एक गरीब परिवार से थी। एक दिन बाद, अजीत, पूरी दुनिया में तुझे यही एक काली लड़की मिली थी शादी करने के लिए? माँ, इंसान का रंग रूप कोई मायने नहीं रखता है, बस उसका दिल साफ और अच्छे संस्कार होने चाहिए, जैसे कोमल के अंदर हैं। इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे तुझे और तूने इस गरीब काली लड़की से शादी कर ली। तभी सुजाता का बड़ा बेटा आलोक रोते रोते घर आता है। आलोक, क्या हुआ? आलोक, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आलोक बेटा? माँ, अनीता, हम बर्बाद हो गए। हमारी कंपनी में आग लग गई और सारी कंपनी जलकर राख हो गई। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसे कैसे आग लग गई? पता नहीं अनीता कैसे लगी। माँ, अब कैसे चलेगा हमारा घर? इसी कंपनी के सारे ही हम सब अपना पेट भरते थे, अब अपना गुजारा कैसे होगा माँ? ये सब क्या हो गया? पहले इस अजीत ने ऐसी काली लड़की से शादी कर ली और अब इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। देख अजीत, अपनी आंखों से देख, ये कलौटी कोमल ने जैसे ही अपने मनहूस कदम इस घर में रखे, इसके आते ही इस घर में इतनी बड़ी बर्बादी आ गई। ये एक पनौती है अजीत, ये हमें बर्बाद करके रख देगी। ये क्या बोल रहे हो आप? माँ, ये सब एक घटना थी जो घट गई, इसमें कोमल का क्या कसूर? इस मनहूस कोमल के आने से ही ये सब हुआ है। ये काली गलोटी कोमल इस घर में बर्बादी बनकर आई है। सुजाता और अनीता कोमल को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ये सब सुनकर कोमल बहुत रोने लगती है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। कोमल रसोई में चाय बना रही थी और अनीता अब तक कमरे में सोई हुई थी। तभी सुजाता वहाँ आती है। सुनो ए कोमल, जल्दी से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर, उसके बाद सबके गंदे कपड़े धो और सबके लिए खाना भी बना, समझी ना? जी माँ जी। कोमल घर की सफाई करती है और फिर खाना बनाने लगती है। इन सब में दोपहर हो जाती है। तभी अनीता नींद से जागकर कमरे से बाहर आती है। कहाँ मर गई हो गल्लो कलौटी कोमल? मेरे लिए चाय ले आओ जल्दी। अनीता बहू, घर में इतने सारे काम हैं और तुम अब तक सो रही थी। माँ जी, मेरी वो काली देवरानी कर रही है ना काम, और क्या करवा रहे हैं फिर मुझसे? अनीता बहू, वो दिन और थे जब तुम होटल से खाना मंगा लिया करती थी, काम के लिए घर में नौकर रख लेती थी। अब ये सब नहीं होने वाला इस घर में। अब से तुम दोनों बहुओं को मिलकर ही इस घर का सारा काम करना है। मुझे नहीं आता घर का काम, मैं नहीं करने वाली। अरे कहाँ मर गई कोमल? चाय ले आना जल्दी, मुझे अपने मायके जाने के लिए देर हो रही है। कोमल तुरंत अनीता के लिए चाय ले आती है। चाय पीने के बाद अनीता अपने मायके चली जाती है और कोमल बेचारी अकेले ही घर का सारा काम करने लगती है। इधर अजीत आलोक दोनों मिलकर एक कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद घर में केवल कोमल ही अकेले काम करने लगी और अनीता बस सारा दिन बाहर घूमने लगी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। कोमल अब गर्भवती थी। उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। कोमल की ऐसी हालत होने पर अनीता फिर भी घर का काम नहीं करती थी। एक दिन घर में सब चाय पी रहे थे। अनीता बहू, अब तो घर के काम पे ध्यान दे। आखिर कब तक तू रोज रोज ऐसे ही अपने मायके के चक्कर लगाती रहेगी? अब तेरे बराबर कोमल भी तो है ना इस घर में। देख, इस समय वो गर्भवती है, फिर भी अकेले ही पूरे घर का काम कर रही है। अब दोबारा अगर किसी ने मुझे काम करने को कहा तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। और फिर मेरे पिताजी आप सबका क्या हाल करेंगे, ये तो आप जानते ही हो। अनीता का पिता उस शहर का सबसे अमीर आदमी था। अनीता हर बार अपने ससुराल वालों को अपने माता पिता की अमीरी का रौब झाड़ती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन कोमल को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। उस समय घर में केवल सुजाता ही थी। तभी सुजाता जैसे तैसे कोमल को हॉस्पिटल ले आती है, जहां कोमल एक लड़की को जन्म देती है जिसका रंग कोमल की तरह ही काला था। कोमल, तेरी बेटी भी तेरी तरह काली निकली। तूने तो जैसे हमें सताने की कसम खा रखी है। तभी आलोक रोते हुए वहां आता है।
माँ, अजीत का एक्सीडेंट हो गया है और इस दुर्घटना में अजीत की मौत हो गई। ये सुनकर सुजाता और कोमल वहीं बेहोश हो जाते हैं। जैसे तैसे सब एक दूसरे को संभालने में लगे थे। 2 दिन बाद इस कलौटी कोमल की बेटी भी इसकी तरह मनहूस निकली। इसके पैदा होते ही मेरा बेटा इस दुनिया से चल बसा। मैं इस कोमल और इसकी काली बेटी को अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से, अपनी बेटी को लेकर मनहूस कोमल, निकल यहाँ से। सुजाता कोमल और उसकी बेटी रिया को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। कोमल अपनी सास से मिन्नतें करने लगी, पर सुजाता ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी कोमल अपनी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर कटे हुए सीमेंट के पाइप में रहने लगती है और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगती है। 7 साल बाद रिया अब 7 साल की हो चुकी थी। कोमल ने उसी स्टेशन के बाहर अपनी एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी, जिसमें वो बड़ा पाव कचौड़ी अपने हाथों से बनाती और उन्हें रेलवे स्टेशन पर बेचने लगती। बरसों से भीख मांगकर कोमल ने अपना ये छोटा सा कारोबार शुरू किया था। एक दिन, माँ मैं भी आपके साथ रेलवे स्टेशन पर आ रही हूँ। ठीक है रिया, पर वहाँ तुम्हें एक जगह ही बैठना होगा, मस्ती बिल्कुल नहीं। कोमल रिया को लेकर प्लेटफॉर्म पर आती है और रिया को एक कुर्सी पर बिठाकर स्टेशन पर कचौड़ी वड़ा बेचने लगती है। इधर रिया की नजर टूटी पटरी पर पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी महिला पटरी पर सोई हुई थी। अरे ये पटरी पर कौन सोया हुआ है, कहीं ट्रेन आ गई तो? रिया तेजी से उस बूढ़ी महिला के पास पटरी से दौड़ती हुई जाती है। तभी कोमल रिया को देख लेती है और वो सारा सामान फेंककर रिया के पीछे भागने लगती है। तभी उस पटरी पर ट्रेन भी आने लगती है। रिया जैसे तैसे उस बूढ़ी महिला के पास आकर उसे झट से जगाकर दूसरी पटरी पर ले आती है, पर तभी दूसरी पटरी पर रिया का पैर फंस जाता है। वो बूढ़ी महिला और कोई नहीं बल्कि कोमल की सास सुजाता थी। माँ जी आप? कोमल सुजाता को देखकर दंग रह जाती है। तभी उसी पटरी से भी ट्रेन आने लगती है। माँ मेरा पैर फंस गया इस पटरी पर और इस पर तो ट्रेन आ रही है। माँ कोमल, इसका मतलब ये मेरी पोती है। मैं अपनी पोती को कुछ नहीं होने दूंगी। सुजाता तेजी से पटरी पर उस ट्रेन के सामने की ओर भागने लगती है और उस ट्रेन को रुकने का इशारा करती है। इधर कोमल रिया का पैर उस पटरी से निकालने लगती है। माँ ट्रेन आ रही है। रो मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। कोमल अपनी पूरी ताकत लगाकर रिया का पैर पटरी से निकालने लगती है। तभी सुजाता जैसे तैसे ट्रेन को रोक देती है और रिया का पैर उस पटरी से निकल जाता है। तीनों स्टेशन पर बैठे थे। माँ जी आप उस पटरी पर कैसे आए थे? मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मुझे माफ कर दे कोमल बहू, मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। तेरे जाने के बाद अनीता ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। वो इस उम्र में भी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, मुझे मारती थी, पीटती थी। कई सालों तक तो वो मुझ पर जुल्म करती आ रही थी, इसलिए मैं वहां से भाग आई। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अपने घर में जगह दे दे। ये सुनकर कोमल दंग रह जाती है। उसके बाद कोमल सुजाता को लेकर अपने छोटे से घर में चली आती है और अपनी सास की सेवा करने लगती है। निम्मी जरा यहाँ तो आ। हाँ माँ कहो। ये पैसे ले और बाजार से जाकर सब्जी लिया, गोभी, टिंडे, पालक और हाँ लौकी भी ले आना। माँ बाजार बाबू भैया का नहीं जो इतने से पैसे में इतनी सारी सब्जी आ जाए। सब्जी मार्केट में बहुत महंगाई हो गई है कि वो दिन दूर नहीं जब सब्जियां बाजार में नहीं सुनार के यहाँ मिलेंगी। बस बस सब समझती हूँ, तेरा जाने का मन नहीं है। माँ जी मेरी ननद को डांटिए मत, सब्जी मैं ले आती हूँ। निम्मी तुम्हें बाजार से कुछ चाहिए? हाँ भाभी मेरे लिए कच्ची कैरी लेते आना। थोड़ी देर में सौम्या बाजार से सब्जी और साथ ही अपनी ननद निम्मी के लिए खूब सारी कच्ची कैरियां खरीद कर घर लाती है और उसे काट कर नमक मिर्च लगाकर अपनी ननद को खाने को देती है। वाह भाभी, ये कच्चे आम खाकर मजा आ गया। सारी दुनिया एक तरफ और इन खट्टे कच्चे आमों का स्वाद एक तरफ। हाँ हाँ क्यों नहीं निम्मी, अब भला तेरी भाभी अपनी ननद के लिए इतना तो कर ही सकती है। सौम्या बहू तेरे लाड प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ रखा है। जब देखो कच्चे आमों का चक्कारा लगाती रहती, कोई काम नहीं करती। अरे ऐसा ही हाल रहा तो कौन बनाएगा इसे अपने घर की बहू? माँ जी लाखों में एक है मेरी ननद। निम्मी का हाथ मैं ऐसे हाथ में दूंगी जो इसका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखे और इसके हर नाज उठाए। सौम्या को अपनी ननद निम्मी से बहुत ही ज्यादा लगाव था। निम्मी को कच्चे आम खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए सौम्या हमेशा ही बाजार से निम्मी के लिए कच्चे आम लाती। एक दिन अमित दफ्तर से घर आता है। सौम्या कल निम्मी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का प्राइवेट नौकरी करता है, मिडिल क्लास फैमिली से है, मगर बड़ी बात यह है कि वो पारिवारिक है, अच्छा खाता कमाता है।
अगले दिन सौम्या निम्मी को तैयार करके लड़के वालों के सामने लाती है, जहां गायत्री निम्मी को पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद निम्मी की शादी कार्तिक के साथ हो जाती है और सौम्या आंसू भरी आंखों से निम्मी की विदाई करते हुए कार्तिक से कहती है, कार्तिक, निम्मी हमारे घर की जान थी, हमने इसे नाजों से पाला है, मेरी ननद का ख्याल रखना। निम्मी आज से मेरी जिम्मेदारी है भाभी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ससुराल आकर निम्मी अपने सास ससुर का ख्याल रखती है और कुछ दिनों तक निम्मी की जिंदगी खुशियों से भरी बीतती है। मगर एक दिन कार्तिक घर आता है, जहां सुनील कहता है, अरे क्या बात है कार्तिक बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? पिताजी, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मगर क्यों कार्तिक बेटा, तू तो अपना काम इतनी ईमानदारी से करता है। माँ, ऑफिस के मैनेजर ने खुद घपलेबाजी की और इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिया और मुझसे मेरी नौकरी छिन गई। हे भगवान, बस मेरा एक बेटा ही तो घर चला रहा था, तूने उससे भी उसका रोजगार छीन लिया। अब हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? माँ जी चुप हो जाइए, हिम्मत खोने से कुछ नहीं होगा, कार्तिक जी को कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरता है। कार्तिक नौकरी की तलाश में दिन भर भूखे प्यासे भटकता है, मगर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। क्या हुआ कार्तिक, कोई काम मिला क्या? नहीं निम्मी, मेरे पुराने बॉस ने आसपास के सभी दफ्तर में झूठी अफवाह फैला दी है, इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अजी जाने दीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर निम्मी अपने सास ससुर और पति को खाना परोसती है। माँ जी, घर में एक भी सब्जी नहीं थी, इसलिए मैंने कच्चे आम की चटनी पीस दी। इस गरीबी में भूख मिटाने के लिए इतना भी बहुत है बहू। निम्मी जैसे तैसे अपने ससुराल वालों को खिला देती है, मगर बेचारी बहू के खाने के लिए एक भी रोटियां नहीं बचती। उस रात वह आंगन में बैठकर रो रही होती है। आज तो जैसे तैसे मैंने ससुराल वालों को चटनी रोटी खिला दिया, मगर कल बनाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं। मुझे ही कोई काम करना होगा, मगर बिना पैसों के क्या काम करूं? ऐसा सोचते हुए निम्मी की नजर अपने ससुराल के आंगन में लगे आम के पेड़ पर पड़ती है और वो कहती है, क्यों ना मैं बाजार में कच्चे आम तोड़कर बेचूं? गृहस्थी चलाने के लिए वह गरीब ननद अगले दिन कड़ी धूप में कच्चे आम की टोकरी सर पर लेकर उसे बेचने के लिए बाजार जाती है। कच्चे कच्चे आम ले लो, ताजे खट्टे खट्टे आम ले लो। इस मंडी में तो पहले से ही कितने सारे ठेले वाले कच्चे आम बेच रहे हैं, यहाँ मेरे आम नहीं बिकेंगे, मुझे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना होगा। निम्मी आमों से भरी टोकरी लेकर सड़क पर चलती जाती है और चलते चलते पास के रेलवे स्टेशन पर आकर प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर आम बेचने लगती है। आम ले लो, आम चटपटे ताजे खट्टे आम। बहन जी, कच्चे आम ले लो, सुबह से भूखी प्यासी आम बेच रही हूँ, अब तक बोनी भी नहीं हुई है, थोड़े कच्चे आम ले लो, सस्ते में दे दूंगी। निम्मी की गरीब हालत पर तरस खाकर वो औरत उससे कच्चे आम खरीद लेती है। ठीक है, तुम रो मत और मुझे 10 रुपए के कच्चे आम दे दो। निम्मी झटपट से कच्चे आम काट कर उस पर मसाला लगाकर उसे खाने को देती है। कच्चे आमों का स्वाद औरत को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, तुम्हारे कच्चे आमों का स्वाद तो बड़ा ही गजब का है, 10 रुपए के और देना। इस तरह निम्मी पूरा दिन कड़ी धूप में कच्चे आम बेचकर कमाए हुए पैसे से राशन लेकर घर लौटती और खाना बनाकर सभी को खिलाती है। सासू माँ, ससुर जी, कार्तिक, आइए खाना खा लीजिए। ये कैसे हालात हो गए हमारे, जो अब मेरी बहू को घर का दाना पानी चलाना पड़ रहा है। निम्मी, मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने भाभी के घर चली जाओ, जब यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ले आऊंगा। कार्तिक, मैं आप लोगों को गरीबी के इस हालतों में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निम्मी की जिंदगी ऐसे ही गरीबी पर गुजर रही थी। वह हर रोज सारा दिन रेलवे स्टेशन पर कड़ी धूप में भूखी प्यासी कच्चे आम बेचती है और एक दिन कच्चे आम बेचने के दौरान उसकी चप्पल भी टूट जाती है, जिसके बाद वह नंगे पैर ही स्टेशन पर तपती जमीन पर पैर रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या अमित से कहती है, अमित, पता नहीं क्यों आजकल दिल बहुत ही घबरा रहा है, जैसे निम्मी ठीक नहीं है। अरे वो अपनी ससुराल में खुश होगी। नहीं, मैं निम्मी को देखना चाहती हूँ, तुम मुझे उससे मिलाने ले चलो। अगले दिन सौम्या और अमित ट्रेन में बैठकर कुछ घंटों में रामपुर स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही सौम्या स्टेशन पर पहुंचती है तो वो देखती कि निम्मी फटी चिटी साड़ी पहनकर सर पर आम की टोकरी लिए आम बेच रही है। यहाँ तक कि चप्पल न होने के कारण उसके पैरों में तपती धूप से छाले पड़ चुके थे। अपनी गरीब ननद की ऐसी हालत देखकर सौम्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। निम्मी, अपनी भाभी को अपने आंखों के सामने खड़ा देखकर निम्मी के हाथों से आमों से भरी टोकरी छूट जाती है। भाभी भैया, आप यहाँ? ये तुमने क्या हालत बना रखी और ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो तुम्हें रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम बेचने पड़ रहे हैं? निम्मी फूट फूट कर रोते हुए अपनी भाभी को सारी बात बताती है।
इतना सब कुछ हो गया और तुमने अपनी भाभी को बताना भी जरूरी नहीं समझा? भाभी, मैं अपने ससुराल वालों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। कार्तिक का काम उनसे छिन गया, बाबूजी दवाइयों पर चल रहे हैं, घर में इतनी ज्यादा गरीबी छाई हुई थी कि खाने को भी लाले पड़ गए थे, इसलिए गृहस्थी चलाने के लिए आपकी गरीब ननद को कच्चे आम बेचने पड़े। मैंने तुम्हें नाजों से पाला था, सोचा नहीं था कि तुम्हें ऐसे देखूंगी। तुम्हारी भाभी अभी जिंदा है, अब तुम्हें इस रेलवे स्टेशन पर कच्चे आम बेचने की जरूरत नहीं। अगर भगवान करे तुम्हारे सारे दुख दर्द तुम्हारी इस भाभी के भाग्य में आ जाते और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी हो जाएं। ऐसा कहकर सौम्या निम्मी के आंसू पोंछकर अपनी ननद के नंगे पांव में अपनी चप्पल पहना देती है। तो वहीं अमित कार्तिक की नौकरी के लिए अपने दफ्तर में अर्जी देता है, जहां कार्तिक को नौकरी मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह सौम्या भाभी होने का फर्ज अदा करती है और अपनी गरीब ननद की जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देती है।